एलवी शारफ की मर्सिडीज, फुकरा इंसान की जैगवार और सौरभ जोशी की पोर्शे, इन सारी गाड़ियों की अगर तुम आरटीओ से डिटेल्स चेक करते हो तो इन सबका ओनर कोई और है। तो इससे ये पता चलता है कि सारी गाड़ियां सेकंड हैंड है। और इन सब में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है कि या तो ये गाड़ी फ्यूजन कार से लेते हैं या फिर द ड्रीम टॉयज से लेते हैं, और ये दोनों ही प्री ओन कार यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी ही सेल करती है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि गाड़ी तो ये सेकंड हैंड ही होती है, ये रेंट में नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो लग्जरी कार को लीज पे लेना ही काफी डिफिकल्ट है, और अगर मिल भी जाती है तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और उसमें काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और रेंट में गाड़ी लेने का कोई फायदा भी नहीं है। और ये चीज तुम्हें आगे खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि मोस्टली केसेस में गाड़ियां फ्यूजन कार से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेकंड हैंड गाड़ी का प्राइस है वो लगभग एक नई कार के प्राइस के बराबर ही है। एग्जांपल के लिए 2023 की BMW X5 है, इसको तुम नई खरीदोगे तो तुम्हें 1 करोड़ 6 लाख रुपए की पड़ेगी, और अगर तुम फ्यूजन कार से लेते हो तब तुम्हें 95 लाख रुपए की पड़ेगी। तो इन दोनों ही प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान एक नई गाड़ी के प्राइस में सेकंड हैंड गाड़ी लेना क्यों प्रेफर करेगा? तो ये सारे यूट्यूबर्स करते क्यों है? अलग से दुबई से भी गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं, तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल और यहाँ से कितना पैसा छाप रहे हैं सबको एक्सपोज करते हैं। लग्जरी गाड़ी उसे बताई 2 गाड़ी है, वो अपनी वीडियो के लिए लेता है, हायर करता है यार दोस्तों के। रेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। दोनों गाड़ियां मैंने दुबई में ही खरीदी थी एंड ये गाड़ियां मेरी ही हैं। फ्यूजन कार्स बीबीटी क्या करो, यहाँ से उठाई 60 लाख की, 55 की बेच दी, कंटेंट भी तो निकल गया 20 दिन का। तो देखो, इंडिया में मेनली व्लॉगिंग को मुंबई कर निकले और फ्लाइंग बीस ने शुरू करा था, फिर उनको देखकर बाकी लोगों ने भी शुरू करा, और आज का टाइम हर दूसरा बंदा व्लॉगिंग चैनल ही खोलता है। मोस्टली केसेस में जिनको ज्यादा कुछ समझ आता नहीं है वो व्लॉगिंग चैनल ही खोल देते हैं, जिनमें कुछ लोग तो व्लॉगिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या डालने लगते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि तुम्हें अगर कोई क्यों ही देखना चाहेगा? या तो तुम कोई सेलिब्रिटी हो कि लोग तुम्हारी पर्सनल लाइफ देखना चाहते हो, या फिर तुम कहीं फॉरेन में रहते हो तब लोग तुम्हें देखना चाहें, या फिर तुम इंडिया में रहकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा पाओ, जिनमें मोस्टली कार्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज भी इंडिया के अंदर सिर्फ 8% इंडियन फैमिली ऐसी है जो कि कार्स को ओन करती है। तो ये इन व्लॉगर्स की कार को खरीदने की शुरुआत होती है। तो अब जब इन्हें लग्जरी कार से दिखानी है तो ऐसे में कभी भी नई कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो खरीदना एकदम बेवकूफी होगी, क्योंकि जब 6 महीने बाद तुम्हें गाड़ी को बेचना ही है तो नई गाड़ी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑप्शन होता है इनके पास सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का, और इनकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है फ्यूजन कार, जो कि सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ी ही सेल करती है। अब यहाँ पे भी इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो गाड़ी को एफिडेविट में ले ले या फिर गाड़ी को सीधा खरीद ही ले। एफिडेविट बेसिकली डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू तुम गाड़ी को खरीदते नहीं हो, सिर्फ पेमेंट कर देते हो और गाड़ी को अपने पास ले आते हो। कितने टाइम के लिए तुम्हें गाड़ी चाहिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और वो सारी चीजें उस एफिडेविट में लिखी रहती है। और यहाँ पे पहले से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड रहता है कि जब तुम गाड़ी को वापस करोगे तो उस पर कितना % चार्ज कटेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 40 लाख रुपए की गाड़ी लाते हो और एफिडेविट में लिखा है कि उस पर 10% का डेप्रिसिएशन होगा, तो जब तुम गाड़ी को रिटर्न करने जाओगे तो तुम्हें 36 लाख रुपए ही मिलेंगे। इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, कि हमें पता होता है इससे ज्यादा लॉस हमारा नहीं होगा। तो या तो ये गाड़ी को एफिडेविट में ले आते हैं या फिर ये गाड़ी को सीधा खरीद ही लेते हैं। लेकिन फ्यूजन कार में तो कार का प्राइस एक नई कार के प्राइस के बराबर ही होता है, तो इनका फायदा क्या है? तो देखो, एक बड़ा ब्लॉगर एवरेजली एक यूट्यूब वीडियो के प्रमोशन का लगभग 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करता है, और इंस्टा पे भी एक रील का आराम से 5 लाख रुपए चार्ज करता है। तो जब ये अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं तो ये फ्यूजन कार की एक प्रॉपर डेडिकेट वीडियो बनाते हैं, प्लस फिर उसकी एक रील भी बनती है, और दोनों जगह उसका प्रमोशन करते हैं, जिससे उन्हें वही गाड़ी काफी सस्ते में मिल जाती है। इससे फ्यूजन कार वालों का भी फायदा होता है और इन्हें भी गाड़ी सस्ते में मिल जाती है। फिर क्या, 6 महीने गाड़ी चलाओ, बेच दो, फिर वापस तो नहीं खरीद लो। लेकिन तुमने देखा होगा कि कुछ केसेस में दुबई से भी गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं, और वो भी काफी बड़ी ऑप्शन है। तो देखो, दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है, वहां पे नॉर्मली इनकम टैक्स, ऑटोमोबाइल टैक्स वगैरह ये सब नहीं लगता। वो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें 55% टैक्स ऑयल इंपोर्ट में लग जाता है। तो वहां पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी पैसा यहीं से वसूलती है, जिससे वहां के आम आदमी और बिजनेसमैन को काफी फायदा मिलता है। तो अब अगर तुम दुबई में गाड़ी लोगे तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर तुम इंडिया में गाड़ी लोगे तो उसपे 28% तक टैक्स जाता है। इसलिए अगर इंडिया से कंपेयर करें तो दुबई के अंदर गाड़ी काफी सस्ती होती है। एग्जाम्पल के लिए लैंड रोवर तुम्हें इंडिया के अंदर 2.5 से 4 करोड़ की मिलेगी, और वही गाड़ी दुबई के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मिल जाएगी। तो दुबई में गाड़ी लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहाँ पे काफी सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। तो दुबई में गाड़ी खरीदो और उसे इंडिया में एक्सपोर्ट करा लो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर तुम फोर्ड मुस्टैंग दुबई में खरीदते हो, जो वहाँ पे 40 लाख रुपए की मिल जाएगी, और फिर अगर तुम इसे परमानेंटली इंडिया में इंपोर्ट कराते हो तो तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन से लेकर टैक्सेस तक ऑल ओवर एक्स्ट्रा खर्चा 85 लाख रुपीज तक आएगा। मतलब इतने में एक और गाड़ी आ जाएगी, तो तुम्हें फायदा नहीं है। और इसी को बाईपास करने के लिए फिर ये गाड़ी का ATA कारनेट बनवाते हैं, जिसको तुम कार के पासपोर्ट की तरह समझ सकते हो, क्योंकि फिर इसके बाद तुम अगर इंडिया में गाड़ी को इंपोर्ट कराओगे तो तुम्हें कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, और उसके थ्रू तुम सीधा इंडिया में गाड़ी को ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी सिर्फ 6 महीने के लिए ही आएगी, फिर जैसे टाइम लिमिट पूरी होती है फिर इन्हें कार को वापस दुबई भेजना पड़ता है, वरना इन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और यही रीजन है कि जब ये दुबई से गाड़ी को इंपोर्ट कराते हैं तो 6 महीने बाद इनकी गाड़ी गायब हो जाती है, और फिर ये बहाने देते हैं कि अभी सर्विस में गई है, यहाँ है, वहाँ खड़ी है। UK07 राइडर को भी काफी
काफी हिट मिल रहा था कि तुमने गाड़ी रेंट पे ली थी, अब वापस चली गई, जिसमें उन्होंने रिप्लाई वीडियो में अपनी मुल्किया भी दिखा दी थी कि भैया गाड़ी मैं ही ओन करता हूँ, रेंट पे नहीं ली। इंडिया में आपकी आरसी होती है ना, वैसे ही दुबई में मुल्किया होता है। ये 2 मुल्किया इसलिए दिखा रहा हूँ, दोनों गाड़ियां मैंने दुबई में ही खरीदी थी एंड ये गाड़ियां मेरी ही हैं। और वो सच भी बोल रहे थे कि गाड़ी उन्होंने रेंट पे नहीं ली, बस उसकी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है और वापस दुबई में है। गाड़ी को तो वही ओन करते हैं, बट ऐसे कंडीशन में फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जब गाड़ी को बेच दो। और वही चीज ये करते हैं, गाड़ी को बेचते हैं, फिर नई गाड़ी लाते हैं, फिर सेम चीज रिपीट होती है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत तब लगता है कि जब ये झूठ बोलने लगता है कि भैया हमारी गाड़ी सर्विस में खड़ी है, वहाँ है, यहाँ है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इन सबको इग्नोर ही कर दो, और अगर बोलना ही है तो सच ही बोल दो, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि ये पूरा है तो इनका बिजनेस ही। यहाँ से इनका फायदा कितना होता है मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। देखो, व्लॉगिंग कैटेगरी में एवरेजली 3000 व्यूज पे $1 बनता है, और अगर इनके एवरेजली मंथली व्यूज 4 करोड़ भी होते हैं तो इनका सिर्फ एड रेवेन्यू से ही 10 लाख रुपए तक बनेगा। और अगर बीच में सिर्फ एक प्रमोशन भी कर ली तो उसका 10-15 लाख रुपए अलग। तो गाड़ी के चक्कर में इनकी व्यूवरशिप बढ़ती है, जिससे इनकी खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। भले ही रेवेन्यू से ना कमा, लेकिन ब्रांड से जरूर कमा लेंगे। तो अगर मैं तुम्हें मिनिमम भी बोलूं कि 6 महीने में अगर ये 1 करोड़ भी कमाते हैं, और मान लो इन्होंने 1 करोड़ की ही गाड़ी ली थी, जिसे 6 महीने में इन्होंने 80 लाख में बेच दिया, गाड़ी से 20 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन उस टाइम पीरियड में इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाया भी। ऑल ओवर अगर तुम देखोगे तो 80 लाख रुपए का इनका फिर भी प्रॉफिट हुआ है। और इस सेम चीज को दोबारा से रिपीट करेंगे और दोबारा से पैसा छापेंगे। और यही रीजन है कि हर 6 महीने में इनके पास नई गाड़ी आ जाती है। ऑल ओवर यार इसमें कुछ गलत नहीं है, वो गाड़ी खरीद के व्यूज छाप रहे हैं और मैं उन पे वीडियो बनाकर। बस अब जाते जाते कमेंट कर दो, जिससे वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़ जाए।